हाँ, हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ये माउथ से लेके एनस तक होती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था माउथ में टीथ वगैरह होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनका फंक्शन भी मैंने बताया था। माउथ के बाद एलिमेंट्री कैनाल का जो सकरा भाग होता है वो फेरिंक्स कहलाता है। वो मुश्किल से 1.5 या 2 इंच का होता है। उसके बाद जो लॉन्ग पार्ट है, एक पाइप जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, वो आसोफेगस कहलाता है। आसोफेगस डायाफ्राम के नीचे जाके स्टमक नाम की थैली बनाता है, जिसमें भोजन स्टोर होता रहता है, डाइजेस्ट होता रहता है। स्टमक का लास्ट पार्ट काफी कंस्ट्रिक्ट होकर सकरा हो जाता है, जहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है या पाइलोरिक वाल्व भी कहते हैं। यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट जो यू आकार का बेंड होता है, जिसे हम लोग डिओडिनम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट जेजुनम कहलाता है और लास्ट पार्ट इलियम कहलाता है। तीनों पार्ट के फंक्शन थोड़े अलग अलग हैं। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन कहते तो स्मॉल है, लेकिन होती बहुत लंबी है। अप्रॉक्सीमेटली 18 फीट लंबी होती है, 3 फीट लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जहां पर मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन से, वहां एक छोटी सी रचना होती है उंगली के आकार, इसे हम लोग वर्मिफार अपेंडिक्स कहते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है वो ऊपर को आकर फिर नीचे जाती है और रेक्टम में होके एनस के द्वारा ये बाहर खुलती है। इसके साथ 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के साथ 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सबसे पहले तो लीवर और उसके बाद पैंक्रियाज। पहले हम लीवर को देखते हैं। लीवर में एक गॉल ब्लैडर पाया जाता है, जिसमें बाइल जूस, लीवर से बना हुआ बाइल जूस इसमें स्टोर होता रहता है और ये बाइल जूस हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, जिसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसका आउटर पार्ट एक एक्सोग्लैंड ग्लैंड की तरह एंजाइम सीक्रेट करता है, लेकिन इनर पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह हार्मोन सीक्रेट करता है। इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को डाइजेशन के बारे में बताता हूं। मैंने बताया था कि डाइजेशन की स्टार्टिंग माउथ कैविटी से ही हो जाती है। माउथ कैविटी से ही डाइजेशन की स्टार्टिंग हो जाती है, जहां पर स्टार्च, भोजन में जो स्टार्च, जैसे स्टार्च आलू में होता है, स्टार्च चावल में होता है, उस स्टार्च पर सैलिवरी ग्लैंड में जो टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम या इसको सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो आंशिक पाचन तो यही हो जाता है। उसके बाद भोजन धीरे धीरे स्टमक में आता है। अब भोजन स्टमक में आता कैसे है? पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो गट है, इसे हम गट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को गट भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। फेरिंक्स के साथ ही, फेरिंक्स के पास से ही ये जो गट है ये कंस्ट्रिक्ट होती है, रिलैक्स होती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, और ये क्रम से होती है, ऊपर से लेकर नीचे क्रम से पूरी इंटेस्टाइन में भी होती है। और इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हिंदी में कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। भोजन का थोड़ा थोड़ा पार्ट करके स्टमक में आता रहता है, एक साथ नहीं आता है। जैसे ये पार्ट थोड़ा सा रिलैक्स किया, भोजन आ गया, फिर कंस्ट्रिक्ट किया, भोजन नीचे आ गया। ये जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंटिन्यूअस फेरिंक्स से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता रहता है और थोड़ा थोड़ा भोजन आता रहता है। अब जब फूड या भोजन हमारे इसमें स्टमक में आ जाता है, तो स्टमक में जो उसकी वाल होती है
इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। यहाँ हेडिंग लिख लेंगे, स्टमक, स्टमक में डाइजेशन। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये स्टमक की वॉल में पाई जाती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कई तरह का सिक्रेशन करती हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, B पेप्सिन, C रेनिन एंड D में म्यूकस कह सकते हैं। ये 3-4 चीजें गैस्ट्रिक वॉल से सिक्रेशन होता है, स्टमक के गैस्ट्रिक वॉल से सिक्रेशन होता है। अब मैं एक एक चीज का बताऊंगा आप लोगों को। HCl का फंक्शन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग एसिड होता है जो यहां से रिलीज होता है। इसका पीएच बहुत कम होता है, बहुत स्ट्रांग एसिड होता है। ये भोजन में आए हुए जर्म्स या बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। भोजन का मीडियम एसिडिक बनाता है क्योंकि स्टमक में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। एक इनएक्टिव में पेप्सिनोजेन होता है, HCl के साथ मिलते ही पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो HCl जो है एक तो जर्म्स को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है, दूसरे भोजन का मीडियम, फूड का मीडियम एसिडिक कर देता है, एसिडिक कर देता है। इसको आप लोग खास तौर से ध्यान रखना। अब उसके बाद पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेज में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन एंजाइम मिल्क प्रोटीन पर काम करता है। मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन। मिल्क प्रोटीन कैसीन होती है और ये रेनिन एंजाइम मिल्क प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैल्सियोनेट इसमें कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग कर्ड या दही भी कहते हैं, या मोटी भाषा में कह सकते हैं कि दूध को फाड़ देता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस स्टमक की इंटरनल वॉल को चिकनाई प्रदान करता है। अगर ये ऐसा न करे तो HCl उसकी वॉल को डैमेज कर दे। आप लोग सुनते होंगे या आपको पता चलता होगा कि किसी में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। वो एसिडिटी क्या है? अगर म्यूकस का सिक्रेशन कम हो रहा है और HCl का सिक्रेशन कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है, या खाना नहीं खाए हैं, पेट खाली है, तो ये HCl स्टमक की दीवार के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर कुछ फुंसियां भी हो सकती हैं और एसिडिटी भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि म्यूकस जो है स्टमक की इंटरनल वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से। अब थोड़ा और आगे बढ़े। इतना जब हो जाएगा, इसके साथ साथ जो भोजन स्टमक के अंदर है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से बिल्कुल लुगदी की तरह बन जाता है। लुगदी बिल्कुल बारीक, जिसको कीचड़ कहते हैं, और इस लुगदी को हिंदी में काइम कहा जाता है, CHYME। इसकी हिंदी ही लुगदी कहलाती है। पूरा बारीक हो जाता है। अब यहां पर जैसे जैसे स्टमक संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा थोड़ा भोजन पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा ड्यूडेनम में आता है। जैसे जैसे भोजन आएगा वैसे वैसे गाल ब्लैडर से, बाइल डक्ट से होते हुए बाइल जूस यहाँ पे मिलेगा भोजन में। जब भोजन में बाइल जूस मिलेगा तो बाइल जूस का फंक्शन क्या है, अब जरा वो देख लीजिए। अब हम लोग स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डिओडिनम में आ जाते हैं। डिओडिनम मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। डिओडिनम में जैसे ही बाइल जूस आके मिलता है, ये बाइल जूस भोजन का मीडियम
एसिडिक से अल्कलाइन कर देता है, मीडियम चेंज कर देता है, अल्कलाइन मीडियम कर देता है, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में ही पैंक्रियास से निकले हुए डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शन करते हैं, रिएक्टिव होते हैं। अगर मीडियम यहाँ चेंज नहीं हुआ तो आगे भोजन का और ज्यादा पाचन नहीं हो पाएगा। इसलिए बाइल जूस का फंक्शन क्या है? भोजन के मीडियम को एसिडिक से अल्कलाइन करना। उसी समय पैंक्रियास से कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले, डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, फैट को डाइजेस्ट करने वाले, ये एंजाइम रिलीज होते हैं। अब एक एंजाइम है ट्रिप्सिन और एक एंजाइम है लाइपेज। ट्रिप्सिन एंजाइम TRPSIN, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को, जो प्रोटीन बची हुई है उस प्रोटीन को क्या लिखते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। वैसे ही जो बताया था पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज, इसमें डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलोसिन वगैरह है। लाइपेज एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करता है। इसमें ब्रेक करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो गया। कार्बोहाइड्रेट इससे इसका ऐसा ग्लूकोज में हो जाता है। तो जो भोजन के जो मुख्य पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों का डाइजेशन ड्यूडेनम में लगभग 50-60% हो जाता है। अब देखिए, फैट के साथ एक प्रॉब्लम है। फैट जो है ग्लोब्यूल्स के रूप में रहते हैं। फैट पर ये एंजाइम तभी काम करेगा जब फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाए। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है? हम लोग घर में साबुन लगाते हैं, साबुन का छोटा सा टुकड़ा, जब हम उसको पानी के साथ रगड़ते हैं तो पूरा झाग हो जाता है। तो ऐसे ही फैट पर जब बाइल जूस आके मिलता है तो बाइल जूस फैट को इमल्सिफाइड कर देता है और फैट झाग के रूप में खूब ज्यादा हो जाती है। उस पर जब लाइपेज एंजाइम जाता है तो उसका रिएक्शन पूरे फैट के साथ आराम से होता है। तो हम कह सकते हैं कि बाइल जूस का काम अल्कलाइन बनाना और इमल्सिफिकेशन करना फैट का। इसके बाद वो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच वाले पार्ट में आता है। बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं वहां, जो पेप्टोन्स को, प्रोटीओजेज को लास्ट में आके ग्लूकोज में, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के मिडिल पार्ट में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। वो एंजाइम जो प्रोटीन को पचाने वाले हैं, क्योंकि प्रोटीन से पहले ही पेप्टोन्स प्रोटीओजेज बन गए हैं। अब इन प्रोटीओजेज को आगे और ब्रेक करके वो एंजाइम, स्ट्रिप्सिन वगैरह कई सारे एंजाइम हैं, वो एंजाइम एमिनो एसिड में ब्रेक कर देते हैं। और आपको मालूम है कि एमिनो एसिड ही प्रोटीन की इकाई है। एक एक एमिनो एसिड के मिलने से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है लगभग। ऐसे ही फैट का डाइजेशन हो जाता है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, प्रोटीन से एमिनो एसिड और फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इतना डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, जिसको मैंने इलियम बताया था, उस इलियम वाले पार्ट में कोई डाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये एक अलग प्रक्रिया हो गई। डाइजेशन तो हो गया,
अब जो आगे होगा वो एब्जॉर्प्शन आएगा। मैं बताता हूं आपको एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन मतलब पचे हुए भोजन का अवशोषण। तो छोटी आंत का जो इलियम वाला पार्ट है, जो नीचे का लगभग 6 फीट के आसपास बच जाता है, उस वाले पार्ट में इन भोजन के सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको माइक्रोविलीज कहते हैं। माइक्रोविलीज एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस है कई हजार गुना बढ़ा देते हैं। मैं एक छोटा सा बताता हूं आप लोगों को। सपोज ये पाइप है, अगर पाइप में से हम कोई चीज यहां से पास करना चाहें तो बहुत सारी चीजें तो सीधे ही पास हो जाएंगी, बहुत कम है जो इसकी वॉल को टच करे। लेकिन अगर ये चीजें ऐसे लंबे लंबे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लें, ऐसे लंबे लंबे खूब सारी, जस्ट लाइक हेयर, बहुत बारीक। अब यहां से अगर हम कोई चीज पास करें या भोजन ही इंटेस्टाइन में से जाएगा तो इन सभी के ऊपर टच होते हुए जाएगा। ये जो माइक्रोविलीज, इनको माइक्रोविलीज कहते हैं, ये लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में। तो भोजन का सारा पार्टिकल यहाँ से डाइजेस्ट, इनके टच में आते हुए और यहाँ से एब्जॉर्ब होते हुए जाता है। तो जो भी ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, एमिनो एसिड है, सब यहाँ से डाइजेस्ट होके और ब्लड सर्कुलेशन में आके मिलते रहते हैं और धीरे धीरे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन का। आप लोग ध्यान कर रखना पड़ेगा कि भोजन का, पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में होता है। अब एक चीज और, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं, कोई भोजन का एब्जॉर्प्शन नहीं, सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो धीरे धीरे रेक्टम में स्टोर होता रहता है और बाद में एनएस के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया, जिसे अभी आप लोगों ने देखा है। आप लोग इसका नोट बना लें। आप लोगों की बुक्स में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है, थैंक यू।